हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का विषय के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है, यानी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर थर्ड है उसका सेकेंड यूनिट चल रहा है। सेकेंड यूनिट में हमारा टॉपिक पॉइंट क्या है? विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च इन स्कूल। ये मेन पॉइंट है क्या यूनिट सेकेंड का, जिसमें आज हम जानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चुनाव कैसे होता है, यानी चुनाव कैसे होता है। इससे पहले पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है, कैसी कैसी समस्या और चीज़ें जितनी भी थी सारी चीज़ें बताया था, उसका महत्व बताया था, आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का और कक्षा कक्ष में यानी विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी, महत्व क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और आज हम ये जानेंगे कि उसका चुनाव कैसे करते हैं, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चुनाव। देखिए ये जो है ये शॉर्ट में पूछ देता है कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी शिक्षा में कक्षा कक्ष में क्रियात्मक अनुसंधान का कैसे चुनाव करते हैं, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक, यूनिट सेकेंड का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अनुभूत आवश्यकता। देखिए अनुभूत आवश्यकता का मतलब ये होता है कि फेल्ट नीड मीन्स ये होता है कि जब समस्या कब पता चलती है, जो समस्याओं का कब पता चलता है, जब हमें आवश्यकता महसूस होती है। सही बात है कि किसी भी चीज़ के ऊपर हम तब तक एक्शन नहीं लेते हैं जब तक कि हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। कहा भी गया है कि आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। हाँ, कि जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्यों वो काम करेंगे। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम वो क्यों ही काम करेंगे। मनुष्य तो ऐसे ही आलसी इंसान है। ठीक है, तो वो क्या है कि अनुभूत आवश्यकता, कि जब हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की तब क्या होता है, वो समस्या निकल के आती है। किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। भाई आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो कुछ दिन बाद वो समस्या का रूप ले लेती है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। तो क्या कि वो अब इस बात की समस्या हो गई कि यार उस आवश्यकता की हमें पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यही है, क्या है, आवश्यकता की अनुभूति होती है। तो क्या है कि जब कक्षा कक्ष में किसी ऐसी समस्या का या किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो नहीं हो पाती, तो वो क्या समस्या का रूप ले लेती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कक्षा कक्ष में या फिर जिस क्लास में इस समय का क्या हो गया है कि किताब जो होते हैं थोड़ा सा लेट आते हैं। जो प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में क्या है कि सत्र शुरू होने के 1 या 2 महीने बाद किताब आते हैं। तो टीचर वो क्या करते हैं कि जो पिछले साल के जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनका किताब अपने पास ही रखवा लेते हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको देकर कम से कम जो लर्निंग प्रोसेस है उसको विधिवत चलाया जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, तो तब तक लिंक क्या होता है कि कुछ लड़के जो होते हैं दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। अब मान लीजिए कि कक्षा 5 में पिछले इस साल जो पास आउट हुए हैं 100 बच्चे थे और जो आए हैं इस बार वो क्या कि 150 बच्चे हो गए, तो 50 बच्चों के पास तो किताब है ही नहीं। तो ये क्या है, ये समस्या, एक आवश्यकता हुई कि किताब की आवश्यकता है, ये हमारे लिए आवश्यकता क्या कहते हैं समस्या बन गई। ठीक है, और ये हमारी क्या है फील्ड, ये नीड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है विचार विमर्श गोष्ठियाँ एवं चिंतन यानी डिस्कशन, सेमिनार्स और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए किसी भी समस्या का चुनाव करते समय ये हम देखते हैं कि विचार करेंगे, विचार विमर्श गोष्ठियाँ एंड चिंतन किसके साथ करेंगे, स्कूल स्टाफ के साथ, टीचर, हेडमास्टर या फिर अन्य जो है जो अदर स्टाफ हैं स्कूल के, वो लोग क्या करेंगे। देखते होंगे कि आप कभी न कभी एक टीचर की मीटिंग होती है। बेसिकली मेनली अधिकतर ये क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही देखा जाता है, बट ऐसा होना चाहिए कि हर एक हफ्ते या 1 महीने के बाद एक टीचर मीटिंग यानी होनी चाहिए, जिसमें सभी टीचर प्रिंसिपल उपस्थित होकर ये पता लगाएं कि यार किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या है डिस्कशन, सेमिनार और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इस सब के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि आवश्यकता क्या है। तो यह आवश्यकता का चुनाव, तो उसके बाद चुनाव करेंगे कि भाई इसमें आवश्यकता, इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, इस चीज़ की समस्या है। ठीक है, तो उस पर काम किया जाएगा। ओके, अगला क्या है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण। देखिए क्रिटिकल एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आलोचना किसी भी चीज़ के लिए वो बुरा काम नहीं करता है। आलोचना का मतलब होता है कि अच्छा काम।
अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा मैंने अपना बेस्ट दिया है और ये सबसे बेस्ट है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। आप ये सोचेंगे, हम ये सोचेंगे, क्योंकि हमें अपने में खामियां नहीं दिखती है। लेकिन सामने वाला इंसान क्या है कि भाई सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई एक इंसान एक जैसा नहीं सोच सकता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हमने बेस्ट दिया है और इसका यही हो सकता है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या होगा, उसमें निकालेगा कोई ना कोई कमी। तो ये कमी निकालने का मतलब, वो आलोचना किसी चीज़ की अगर आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है। ये एक मोरल ही है कि आप अगर किसी चीज़ की, कोई आपकी आलोचना कर रहा है और आप उसको दिल पर ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको आलोचना को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई आलोचना दृष्टिकोण यानी आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल एटीट्यूड रखता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या है, टीचर एज ए टीचर आपको इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि अच्छा इस चीज़ की आलोचना हो रही है, हमारी इस पढ़ाने के ढंग को, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स जो है, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, उनको लगा कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं इनको क्या पता थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए, तो वो बात करेंगे, वो रखेंगे कि सर आप ये ऐसे बताएं, बच्चों को समझ में आया, अगर आप ऐसे बताएंगे तो थोड़ा सा आलोचना की। तो टीचर को ईगो पर नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए कि अरे हम पढ़े लिखे हैं, सुपर टेट पास करके इतना मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और उन्हें ऐसे कैसे बोल दिया जबकि आता ही नहीं है, या कुछ भी होता है ना। तो उनको अपनी ईगो पर न लेकर, आलोचना क्या होती है, हमेशा अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या है, इसलिए समस्या का चुनाव करने में और आसानी होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर कोई आलोचना कर रहा है तो हमें इस बात को संज्ञान में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कमी है, उसको हम सुधार कर सकते हैं, ठीक। अगला क्या है हमारा, शिक्षा के अनुसंधानों से परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू अदर रिसर्चर्स ऑफ एजुकेशन। एक रिसर्च करते समय, किसी भी समस्या का चुनाव करते समय, मान लीजिए कि होता है कि ये समस्या का चुनाव हो गया और हमें पता चले कि ये समस्या स्कूल में है, या फिर आपके रियल लाइफ में, आपकी निजी ज़िंदगी में भी पता चला कि मेरे पास ये समस्या है। लेकिन होता है कि उस समस्या को सॉल्व करते करते ये पता चलता है कि नहीं यार, ये भी तो समस्या एक है, यानी उससे रिलेटेड कोई ना कोई और समस्या उभर के आ जाती है, या फिर कोई समस्या रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करते करते किसी दूसरे वे में या वो भी दिख जाता है। तो बोलते हैं कि चलो इसी बहाने इस काम को भी कर लिया जाए, ठीक है। तो यही है क्या कि शिक्षा के अन्य अनुसंधान से परिचय। एक चीज़ के चुनाव कर लेने पर, कोई भी समस्या का चुनाव करने के बाद अगर हम उस चीज़ में अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जो अदर्स रिसर्चर हैं उससे भी क्या कहते हैं, उसका भी परिचय हो जाता है, ठीक। अगला क्या है कि संवेदनशीलता एवं अंतर्दृष्टि, सेंसिटिविटी एवं इंसाइट। देखिए, समस्या को चुनाव करते समय एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर आपको क्या करना चाहिए, आपको आपकी जो सोच है वो क्या है, सेंसिटिविटी और इंसाइटफुल होनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ के लेकर अगर आप सेंसिटिव हैं तो इसका मतलब आप उसके प्रति सजग हैं। होता है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हैं, होता है कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या है, रिलेशन के प्रति आप सेंसिटिव होते हैं, तो इसका मतलब आप उसके प्रति सजग है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सबका लेकर चलते हैं। तो यही है कि समस्याओं को चुनाव करते समय अगर आप सेंसिटिव हैं, उसकी अच्छाई बुराई सबका, और इंसाइटफुल है। इंसाइटफुल का मतलब होता है उसकी सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं, अपने मन में उसका बना कर चलते हैं एक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वो समस्या चुनाव करते समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता भी करता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चुनाव है, यानी सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एक्शन रिसर्च। इसके बाद हमारा क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के समय सावधानियाँ। भाई चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन वही बात होती है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जाओ ले लो, मतलब बहुत सारी कई किस्म की वैरायटी आपके पास खाने के, मतलब खाने की कोई चीज़ें हैं, आपको वैरायटी दे दी गई है, बस बोल दिया कि जाओ कर लो चुनाव, जो तुमको लेना है ले लो। अब भाई भूख के या फिर अधिक लेने के लालच में बहुत सारा कितना अधिक समेट लें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें ले लेते हैं जो हमें खानी नहीं होती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो क्या होता है, सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें क्या चूज करना है, ठीक है। तो यही है कि समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए सबसे अधिक है। देखिए, इसमें क्या है, हॉकिंग के अनुसार, यानी एक साइंटिस्ट है, कोई विद्वान है, उन्होंने बताया है ये 5 पॉइंट, जिसके द्वारा ये हम और क्लियर करेंगे कि समस्या का
समस्या का चुनाव में उसके बाद सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए एक रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में। ठीक है, पहला क्या है कि आंकड़े एकत्र करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एज ए रिसर्चर आपको ये काम करना चाहिए कि अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी समस्या, मान लीजिए यहाँ पर समस्या का चुनाव हो गया, ठीक, और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि भाई समस्या मिल गई तो अब वो समस्या आपके लिए आरामदेह हो गया, अब प्रिंसिपल को बोल दिए कि सर ये समस्या है, मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूँ, इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, पता चला कार्य नहीं कर आप सो रहे हो। यानी समस्या का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहिए, आपको समस्या को सॉल्व करना है। भाई क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है इंस्टेंट, यानी जल्दी, कितना जल्दी इस समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो क्या है, सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि हमें आंकड़े, यानी आपको आंकड़े एकत्रित करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक, शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सीखना और सिखाना है, यह बाधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इस पॉइंट को जो मैंने बताया जस्ट यही है कि भाई अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है, सीखना और सिखाना है। ठीक है, जस्ट मैंने बताया कि आप बोले कि नहीं भैया हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सीखना सिखाना नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि शिक्षक का पहली प्राइमरी ड्यूटी क्या है, टीचिंग, सीखना सिखाना है। इसके लिए आप इसको नहीं छोड़ सकते। यह बाधित नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए। होता ही है, अधिकतर ये होता है कि आप देखते होंगे कि अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई फंक्शन आने वाला है, तो क्या करते हैं 3-4 दिन 5 दिन पहले से ही, 1 हफ्ते पहले से ही सभी लोग लग जाते हैं उसी में। अब बच्चे भी मस्त, सब लोग मस्त होते हैं, टीचर भी कि छोड़ो यार पढ़ाने नहीं पड़ रहा है, आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक, होता ही है, बिल्कुल होता है। यानी सीखना सिखाना ये बाधित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है। अगला क्या है कि शोध के लिए स्कूल के सदस्यों का एक समान दृष्टिकोण। ठीक है, यानी रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए डाटा एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें क्या है कि स्कूल स्टाफ, यानी स्कूल के सदस्य, स्कूल स्टाफ का क्या है, एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। जस्ट मैंने बताया, जब आवश्यकता महत्व बता रहे हैं तो उसमें बताया गया था कि क्यों ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ताकि आपसी भावना, प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे सहयोग की भावना उभर कर आती है। ठीक है, तो क्या है कि अगर स्कूल के सदस्य की एक समान दृष्टिकोण है, सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सभी अपना अपना आइडिया दे रहे हैं कि भाई ये जो समस्या आई है, इस प्रॉब्लम का हम ये सूचना देते हैं या फिर ये सॉल्यूशन देते हैं, आप क्या चाहते हैं। यानी सभी लोग की एक दृष्टिकोण होना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर एक दृष्टिकोण रखेंगे और एक कोई सॉल्यूशन या एक आइडिया पर चूज कर लेंगे, डन कर दें कि हाँ ये सही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एज ए रिसर्चर आप अपना अलग लेकर चल रहे हैं, हेडमास्टर वो अपने अलग पद की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, दूसरे टीचर है वो अलग सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए। होता है सेम, आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। यही है कि शोध के लिए स्कूल के सदस्यों का एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला क्या है, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि शोध करते समय शिक्षक को नैतिक प्रक्रियाओं की अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, रिसर्च के समय शिक्षक को नैतिक प्रक्रियाओं का अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अगला क्या है कि शोध में प्रयुक्त पद्धति विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, यानी शोध करते समय, रिसर्च करते समय जो भी आप मेथड प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो सभी के द्वारा मान्य होना चाहिए। कोई भी चीज़, अगर कोई भी मेथड है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि जो एक्सेल रिसर्च होता है वो कुछ एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इंस्टेंट एक जुगाड़ वाला जो मैंने बताया था वर्ड, एक इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ये मानक के अनुसार न हो। ठीक है, ये मानक के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए। ये किसने कहा? देखिए, ये सब जो बातें हैं वो हॉकिंग्स ने कहा था। ये पूछता रहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में सावधानियां बरतने के लिए हॉकिंग्स ने क्या कहा था, या हॉकिंग्स के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान में सावधानियां क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक और विद्वान है उनके बारे में हम जानते हैं।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि बर्न्स के अनुसार क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है, पहला क्या है हमारा पॉइंट, कि क्रियात्मक शोध शिक्षक को सीखने सिखाने के दौरान अपनी दक्षता में, देखिए ध्यान दीजिएगा, अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो सके। देखिए इस बात का ध्यान दीजिए, क्या ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतने में बर्न्स, ये वैज्ञानिक बर्न्स, इन्होंने कहा है कि एक क्रियात्मक शोध शिक्षक को, यानी आपको सीखने सिखाने के दौरान अपनी दक्षता में सुधार करने की प्रयत्न करना चाहिए। यानी जो आप टीचिंग लर्निंग जो करते हैं, ठीक है, उस पर क्या है, कोशिश ये करिए कि आप हमेशा सुधार की तरफ ही अग्रसर रहिए, ताकि यह बच्चों के लिए उपयोगी हो सके। ठीक है, अपनी दक्षता में सुधार, यानी आप अपनी कैपेसिटी में हमेशा क्या करिए, अपडेट करते रहिए, या फिर प्रयत्न करिए कि कितना अच्छा हम पढ़ाएं बच्चों को, कितना अच्छा जो हमारा सीखने सिखाने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कितना अच्छी तरीके से हो सके, ताकि वह बच्चे के लिए उपयोगी हो सके। ये सावधानी किसके लिए है? इस बात के लिए है कि ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी समस्याओं का चयन करें जो मेरी दक्षता, जो मेरी कैपेसिटी बढ़ाए, ताकि बच्चे के सीखने सिखाने का जो प्रॉब्लम, जो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है, उसमें वो उपयोगी साबित हो सके। ठीक है, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। अगला क्या है कि अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जो शिक्षक के शिक्षण संबंधी प्रक्रियाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो। ठीक है, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि आप ऐसा सलूशन ढूंढें या फिर ऐसा रिसर्च करें जो आपको एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी दे, एनालिटिकल पावर दे। ठीक है, ताकि जो हमारा शिक्षण संबंधी प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या हो, सुधार हो सके, उसमें वो सहायक हो सके। ठीक है, ऐसी समस्याओं का चयन करना चाहिए, ऐसे मेथड यूज करना चाहिए। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमें ऐसे मेथड का यूज करें, हम ऐसी चीज़ें करें जो शिक्षण संबंधी समस्याओं प्रक्रियाओं में क्या करें, एनालिटिकल पावर यानी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सके। ठीक है, इस बात की सावधानी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान या परिस्थितियों में सुधार के लिए एक सशक्त साधन है। इसका क्या मतलब है, इसको तोड़ते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रियाओं के दौरान, ठीक है, क्या है कि एक्शन रिसर्च प्रोसेस के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान या परिस्थितियां में सुधार का एक सशक्त साधन है। इसमें यह सावधानी हमें रखनी चाहिए कि सशक्त साधन यानी ये हमारे लिए एक साधन का स्वरूप होना चाहिए। हम ऐसी समस्याओं के समाधान, जो भी समाधान निकाल रहे हैं, वो क्या करें, वो किसी भी परिस्थिति में सुधार का एक साधन बन सके। जो भी शोध हम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं या फिर ऐसी चीज़ें निकल कर आएँ, इस बात का ध्यान रखें, इस बात की सावधानी रखें कि वो हमारे लिए सहायक हो सके, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहायक हो सके। ठीक, यही आज का हमारा 2 टॉपिक था, जिसमें इन 2 विद्वानों ने जो कहा था उसके बारे में बता दिया। क्योंकि ये पूछता रहता है शॉर्ट में, जो लघु उत्तरीय है उसमें पूछता रहता है कि बर्न्स के अनुसार कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हाँ अपना आज का। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का सेगमेंट, यानी यूनिट 2 का जो हमारा विद्यालय में एक्शन रिसर्च है, उसमें इस समय महत्व आवश्यकता हो गया था। आज क्या है, चुनाव और सावधानियाँ बता दी गई है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।